हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का मेरा ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हम वीडियो अवेलेबल कराए हैं वो बेसिकली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके कराए हैं, लेकिन ये वीडियो झारखंड सचिवालय में जो उसका सिलेबस है, उसके जो क्वेश्चन के पैटर्न है, उस पर आधारित है। एक्चुअली संस्थान में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सचिवालय का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका कहना था कि सर इसके लिए भी कुछ वीडियो डाला जाए, क्योंकि हम लोग अमूमन जीएस जो है वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट भी है। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा इसका जो पैटर्न अलग है उस चीज़ को ध्यान में रख करके ये वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं। इसमें भी हालांकि 50 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो सचिवालय के अकॉर्डिंगली होगा। उस एरिया पर हम इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करेंगे जो आम सिलेबस से अलग है, मतलब कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, जहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उस पर ज़्यादा जोर देते थे और डेप्थ जाते थे। थोड़ा सा यहाँ पर सचिवालय वाला या जेएसएससी का जो सिलेबस है उसका जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंगली पूछे हैं। इसमें न सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन के साथ हम आपको आंसर भी कराएंगे, बल्कि ऑप्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी बताएंगे। कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि करेंसीज अलग अलग कंट्रीज का, ये सारा याद कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें ये जरूर कर सकते हैं कि किस कंट्री का याद किया जाए जहां से गेस हो सकता है। कौन कौन से कैपिटल याद करें, लगभग 200 देश हैं, सबका याद करना तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम को आप याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का कोई अंत तो होता नहीं है। एशियन जो कंट्री है उसके ऑलमोस्ट सारे देश, उसकी राजधानियां और उसमें से जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानियों को याद कर ले। जो यूरोपीय संघ में शामिल 27 राष्ट्र हैं उनका करेंसी के विषय में जाने तो उनका एकीकृत है, यूरोजोन में आते हैं तो यूरो है, लेकिन कुछ अपवाद है उनको देखिए। इसमें आपका सिलेबस में बुक्स एंड ऑथर जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके संदर्भ में लिखा हुआ है। जो सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं वो अमूमन इतिहास से जुड़े हुए पुस्तकों को तो पढ़ते हैं, चाहे वो एंशिएंट का हो, मिडिएवल का हो या फिर मॉडर्न इंडिया का हो, लेकिन जब आपके सिलेबस में पुस्तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल बुक भी पूछे जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश ऑथर के बुक भी पूछे जाएंगे और इतिहास से अलग हट करके भी आपसे पूछे जाएंगे। जो अवार्ड का सेक्शन है इसको भी आप इस तरीके से देखिए कि न सिर्फ करंट अवार्ड देखें, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, पहला किसको मिला, कब शुरू हुआ, ऐसी चीजों को भी आपको देखने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम इस वीडियो में आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हर ऑप्शन के संदर्भ में बताएंगे, तो ये जो बताने का काम करेंगे अमूमन हम जो जनरल स्टडीज का मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है उस पर बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जैसे राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, उस पर हम आपको बताने का काम करेंगे। इसके कारण से इन चीज़ों को बताने के क्रम में क्या होगा कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे हर ऑप्शन से, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। बेहतर ये होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है मेरा, ये इसका पहला भाग है जो 50 क्वेश्चन का है। इसको आप देखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और इसमें अगर कोई खास सेक्शन जहां से आप चाहते हो कि आपसे प्रश्न पूछे जाए तो हम उस सेक्शन पर भी काम करेंगे। वैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे इतिहास, भूगोल, इसके लिए हम बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। झारखंड पर भी अलग से हम डाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेट में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जो साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ खास एरिया को टच करते हुए हम जरूर रखे हैं। आप इसको देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप ये भी बताइए क्या सब ऑप्शन के संदर्भ में बताना ठीक होगा या सीधा आंसर, क्योंकि सब आंसर देखने में वीडियो थोड़ा लंबा होता है, सिर्फ आंसर बताएंगे तो छोटा होगा। आप कंटेंट चाहते हैं या फिर टाइम बचाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ये अगर आप राय देंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड सचिवालय के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ सवालों को देखने का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यूएनओ से है। यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में इसके सिद्धांतों का वर्णन है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 8?
एक्चुअली यूएनओ के चार्टर में कुल 30 अनुच्छेद हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 2। नंबर 2, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945, 12 मार्च 1948, 10 दिसंबर 1948 या फिर 16 नवंबर 1945। इसका सही उत्तर है डी, 16 नवंबर 1945। नंबर 3 को देखें। खेल और उनसे संबंधित शब्दों में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। खो खो, फ्रीज ऑन सही है। वैंडेज, बॉक्सिंग ये भी सही है। हाफ नेल्सन, कुश्ती ये भी सही है। और 3 सेकेंड्स के सामने लिखा हुआ है कबड्डी, जो कि गलत है। ये 3 सेकेंड्स बेसिकली बास्केटबॉल में यूज होने वाला शब्द है। सचिवालय में आपका स्पोर्ट्स कॉलम भी होगा, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 जुलाई, 22 अगस्त या फिर 22 जून को? सही उत्तर है इसका 22 मई को। ये पर्यावरण भी आपके सिलेबस में है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न। नंबर 5, जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? रेफ्लेशिया, वुल्फिया, साइकस या ड्रेको? सही उत्तर इसका जान ले। सही उत्तर है इसका साइकस। रेफ्लेशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। वुल्फिया सबसे छोटा फूल माना जाता है, जबकि ड्रेको एकमात्र ऐसी छिपकली है जो उड़ती है। तो फ्लाइंग लिजर्ड सिर्फ ड्रेको होता है। सही उत्तर है 5 का सी, साइकस, जिसको कि लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। नंबर 6 को देखें। श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? आपके सिलेबस में पुस्तक और लेखक का भी जिक्र किया हुआ है, तो इसको देखिए। श्रृंगार शतक के लेखक सोमेश्वर, बाणभट्ट, भर्तृहरि या फिर भवभूति? सबसे पहले तो सही उत्तर को ही जान ले। सही उत्तर है इसका सी, भर्तृहरि। सोमेश्वर की प्रमुख रचना को अगर आप याद करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, कृति कौमुदी, ये उनका एक महत्वपूर्ण रचना है। बाणभट्ट हर्षचरित बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं। कादम्बरी ये भी उनकी किताब है। सौंदरानंद ये भी उनकी रचना है। इसके अलावा बाणभट्ट की एक और रचना है, वह है चंडी शतक, इसको भी आप नोट कर लें। भवभूति से जो प्रश्न प्रायः पूछे गए हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन में, वो उनकी पुस्तक में मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये भवभूति की प्रमुख रचना है। नंबर 7, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? परिमल, युगवाणी, चिदम्बरा और सूरसागर? एक किताब है जो उनका नहीं है, बाकी 3 उनका है। तो पहले तो सुमित्रा नंदन पंत के जो सही 3 आंसर हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है परिमल, क्योंकि परिमल सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। और निराला जी की एक और रचना जो बहुत फेमस है वह है जूही की कली। तो बाकी 3 सुमित्रा नंदन पंत के हैं। यहाँ ये भी जान लें कि हिंदी के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को ही दिया गया था और ये 1968 में उनको दिया गया था और उनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए उनको ये पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया था। नंबर 8, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य किस भाषा के लेखक रहे हैं जिन्हें 1979 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? बांग्ला, असमिया, हिंदी और संस्कृत? चूंकि किताब का कोई अंत नहीं है, कई सारे किताब लिखे हुए हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इतिहास से संबंधित पुस्तकों का ही अपने आप में भरमार है, लेकिन अगर बाकी किताब को आप याद करेंगे तो कुछ ऐसे ही जो कि पुरस्कार वगैरह मिला हुआ है, उनको ध्यान रखने से आपका कुछ शायद समस्या का समाधान हो जाए। तो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का जो भाषा है वो था असमिया और इनको इनकी पुस्तक मृत्युंजय के लिए 1979 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान की प्रगति भी आपके सिलेबस में है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके आविष्कारकों के जोड़ों में कौन सही नहीं है? मतलब 3 सही है, 1 सही नहीं है। सिस्मोमीटर
रॉबर्ट मैलेट, ये याद रख लीजिएगा आप। कैलकुलेटर, बी पास्कल, ये भी सही है। डायलिसिस मशीन, कॉल्फ, ये भी सही है। ट्रांसफार्मर, उसके सामने लिखा हुआ है एलिसा ग्रेविस ओटिस। ओटिस जो बेसिकली हैं, इन्होंने लिफ्ट का आविष्कार किया था। अगर आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो आप देखिएगा ओटिस लिखा हुआ होता है। तो ओटिस लिफ्ट के आविष्कारक थे, जबकि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। तो यहां पर आंसर डी है। नंबर 10, निम्न में से किस देश की मुद्रा पेसो है? रूस, तो जान ले कि रूस का सबसे पहले तो कैपिटल मॉस्को है, क्योंकि कैपिटल और करेंसी भी आपको जानना है। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, और सही उत्तर भी फिलीपींस ही है, क्योंकि फिलीपींस की मुद्रा का नाम पेसो है। नाइजीरिया, नाइजीरिया की मुद्रा का नाम है नेइरा। नाइजीरिया, नेइरा, कैपिटल इसका अबूजा। मालदीव, राजधानी आप सब जानते होंगे माले, और इसका जो करेंसी है उसका नाम है रुपिया। रुपिया नहीं, रुपिया। नंबर 10, क्रूजेरो किस देश की मुद्रा है? अर्जेंटीना, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील? सही उत्तर अगर पहले जानना चाहें हम लोग तो इसका सही उत्तर है ब्राजील, जिसकी की राजधानी ब्राजीलिया है। बाकी लोगों के विषय में भी जान लेते हैं। अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स, और यहां का जो करेंसी है उसका नाम है पेसो, या फिर उसको ऑस्ट्रल भी कहा जाता है। तो पेसो और ऑस्ट्रल, ये अर्जेंटीना की करेंसी है, मुद्रा है। ऑप्शन बी को देखिए, अफगानिस्तान, राजधानी आप सब निश्चित तौर पे जानते होंगे थिम्पू, और इसका जो करेंसी है उसका नाम है गुल्ट्रम। गुल्ट्रम। इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता, और इसका भी करेंसी का नाम है रुपिया। और मैंने पहले बता दिया है कि क्रूजेरो ब्राजील की मुद्रा का नाम है। नंबर 12, नाहर सिंह स्टेडियम कहां है? जो बहुत पॉपुलर स्टेडियम है उसके विषय में तो सब लोग जानते हैं, ये बहुत पॉपुलर नहीं है तो इनके विषय में भी जान लेना चाहिए। कटक, कानपुर, पटना और फरीदाबाद? सही उत्तर है इसका फरीदाबाद। कटक में बाराबती स्टेडियम, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम, पटना में मोइनुल हक स्टेडियम। तो सही उत्तर डी, और बाकी में जहां पे जो प्रमुख वहां स्टेडियम है वो भी आपको जानकारी दे दिया गया। नंबर 13, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से, साहित्य के विकास में योगदान से, पत्रकारिता से? सही उत्तर है तेराकासी, पत्रकारिता से। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो 1917 में प्रारंभ किया गया था जोसेफ पुलिट्जर की स्मृति में। और ये जो पुरस्कार है, पुलिट्जर पुरस्कार, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पुलिट्जर पुरस्कार किस फील्ड से है अमूमन सब लोग जानते हैं, लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, शायद ये आपके लिए एक नई जानकारी हो। नंबर 14, ब्रिटिश एम्पायर गेम को किस वर्ष से कॉमनवेल्थ गेम मतलब कि राष्ट्रमंडल खेल कहा जाने लगा? ऑप्शन को देखिए, 1954। दरअसल ब्रिटिश एम्पायर गेम इनिशियली इसको कहा जाता था 1954 से इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा। 1970 में इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा, और 1978 से इसको राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा। तो सही उत्तर है इसका सी। नंबर 15, किस खेल का उद्देश्य है शांति, समृद्धि और प्रगति? दक्षिण एशियाई खेल, जिसको हम लोग सैफ भी बोलते हैं या दक्षेस बोलते हैं। सैफ मतलब कि साउथ एशियन फेडरेशन गेम, यही इसका सही उत्तर भी है। सैफ खेल को ही का ही उद्देश्य है शांति, समृद्धि और प्रगति। राष्ट्रमंडल खेल, जैसा पीछे हम बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में, यहां पर यह जान ले कि राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक, ओलंपिक का जो उद्देश्य है, जो नारा है, वो है सिटियस, फोर्टियस, आल्टियस, मतलब कि सबसे तेज, ऊंचा और बलवान। ये बेसिकली जो सिटियस, फोर्टियस और आल्टियस है, ये लैटिन वर्ड है, और ये ओलंपिक का मोटो है, इसका पंचलाइन है या उसका उद्देश्य है। नंबर 16, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति
SAI मतलब कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बनाई गई थी 1991, 1984, 2000 या 1975? सही उत्तर है इसका बी, 1984। छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से किसे जाना जाता है? वन संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम या फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम? सही उत्तर है इसका डी, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, निर्मित किया गया था। नंबर 18, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाकी ऑप्शन के विषय में भी यहां पर आपको जानकारी देंगे, जो आपको अगर ना पता हो तो आप नोट कर लें। ग्रो हर्लेम ब्रटलैंड, ग्रो हर्लेम ब्रटलैंड, इन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग सतत विकास कहते हैं, इसकी अवधारणा दी, इस शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन बी को देखिए, जोसेफ फॉरमैन, इन्होंने 1985 में सबसे पहले ओजोन क्षरण की जानकारी देने का काम किया था। तो जोसेफ फॉरमैन ने सबसे पहले ओजोन क्षरण की जानकारी दी थी, जबकि एजी टेंसले ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। और इस सवाल का सही उत्तर है अर्नेस्ट हेकेल, जिन्होंने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। नंबर 19, वन संसाधन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्षावरण मतलब कि ट्री कवर एरिया है? 24.92, 2.91, 21.71% या फिर 21.67%? इसका सही उत्तर है बी, 2.91%, जबकि 24.92% जो आप अपने ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ये पूरा वनावरण मतलब कि फॉरेस्ट एरिया और प्लस ट्री कवर एरिया, टोटल एरिया को प्रदर्शित करता है। ये जो वन संसाधन रिपोर्ट है, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होता है, 2 वर्षों पर ये रिपोर्ट आता है। ये डेटा इसके आखिरी रिपोर्ट का है, जो कि वास्तव में 17वां रिपोर्ट है और 2022 में इसको जारी किया गया है। तो ये डेटा आपके लिए करंट है और इसी आधार पर इसका आंसर किया गया है। नंबर 20, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? ये फ्रीडम मूवमेंट से पुस्तक मैंने आपके लिए लिया है, क्योंकि पुस्तक आपका सेगमेंट में है। दूसरी ओर ये इतिहास से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए इसका दोनों जगह इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का ये पुस्तक नहीं है, उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। आप चाहें तो नोट कर लें, आपको ढूंढना फिर नहीं पड़ेगा। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का कुछ किताब तो आप जरूर जानते होंगे, ठीक है, या उनका पत्र पत्रिका, जैसे उन्होंने कॉमनवेल्थ लिखा है, उन्होंने न्यू इंडिया लिखा है, लेकिन यहां पर एक और किताब का उनका नाम लिख ले, हाउ इंडिया रॉट, WROUGST, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। ये 1915 में एनी बेसेंट ने लिखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी को देखें, इनका महत्वपूर्ण पुस्तक है ये फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, मतलब कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और 1951 में इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, और ये जनसंघ स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला पहला नेशनल पार्टी था। तो खैर, इसका सही उत्तर है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जिन्होंने गदर आंदोलन शुरू किया था। 21, किसने कहा था राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान के यहां से आती है? इसका हम सीधा आंसर बताते हैं। सही उत्तर है इसका अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष। और बाकी लोगों के विषय में बहुत सारी बातें मैंने पीछे के अन्य वीडियो में कर रखा है, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और वहां से भी आधुनिक भारत से संबंधित आपको कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। 22, किस ग्रह की खोज विलियम रसेल द्वारा 1781 में की गई थी? सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस या फिर नेपच्यून? सही उत्तर है इसका यूरेनस। यहां पर यह भी जान ले कि नेपच्यून मतलब वरुण का खोज 1846 में एडम्स एंड लेवेरियर के द्वारा किया गया था। एडम्स एवं लेवेरियर, इनके द्वारा नेपच्यून या फिर वरुण की खोज की गई थी। नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
ए, भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से 0.11 हेक्टेयर है। ये रिसेंट डेटा है, जो अभी हम पीछे वन रिपोर्ट बता रहे थे उसी के तहत ये बताया गया है। तो प्रति व्यक्ति वन का औसत 0.2 से लेकर के 0.11 है। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप अलग से नोट करके याद रखें। ऑप्शन बी को देखें, विश्व में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.6 हेक्टेयर है, ये भी सही है। और सी को देखें, जो इस सवाल का जवाब है, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों का ह्रास मणिपुर में हुआ। ये सही नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक वन क्षेत्रों का ह्रास मणिपुर में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार। तो मणिपुर के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश होगा, ये अलग से आप नोट कर लें, ताकि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक वन क्षेत्रों का ह्रास कहां हुआ है तो आपको जानकारी हो और आप अरुणाचल प्रदेश आंसर करें। नंबर डी, ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है और आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा तेलंगाना में हुआ है। नंबर 24, किसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन हो सकता है या जनरल जीके का क्वेश्चन हो सकता है। सीधा इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर। बाकी को कुछ बताने को नहीं है। डिंडीगुल, जैसे कि डिंडीगुल का नाम इसलिए भी आता है कि हैदर अली ने यहीं पर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था। और मदुरई, इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारतीय इतिहास और संस्कृति भी है, तो ये क्वेश्चन भी कि मदुरई मंदिरों का शहर कहलाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 25, अकमोला किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान का जो करेंसी है उसका नाम है शोम। नोट कर लीजिए इसको आप। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसका करेंसी है डोंग। डोंग, इसको भी नोट कर लें। इस सवाल का कि अकमोला किसकी राजधानी है, सही उत्तर है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है टेंग रूबल। टेंग रूबल। डी, नाइजीरिया, ये पहले भी ऑप्शन में आया है और आपको बताए थे कि इसका करेंसी का नाम नेइरा है और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। 26, टेनिस में ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत टेनिस का 4 महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता है वो आता है, जिसका सही क्रम यह है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। ऐसे भी सीक्वेंस में इनके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप याद करिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और फिर यूएस ओपन। इन सबको मिला के ग्रैंड स्लैम कहलाता है। और ये नामकरण या इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन किरोन ने, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक थे। उन्हीं के द्वारा ये ग्रैंड स्लैम शब्द का इस्तेमाल किया गया। नंबर 27, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में कितनी होती है? 7। 7 सही उत्तर नहीं है। 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। बी देखें, 9 से 12। 9 से 12 खिलाड़ी होते हैं सॉफ्ट बॉल में। सही उत्तर है इसका 9। खो खो में भी 9 खिलाड़ी प्रयुक्त होते हैं। और सी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी प्रयुक्त होते हैं या 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो बाकी के विषय में भी आपको जानकारी मिल गई। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। नंबर 28 को देखें, निम्न में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत या फिर GS पाठक। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ। बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है डेप्थ में है, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं। वैसे प्रश्नों को देखने के लिए आप उन वीडियोस को देखें, ये फैक्ट से जुड़ा हुआ है। और सही उत्तर है इसका सी, कृष्णकांत। पदअवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। 29, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में किसे रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था? ऑप्शन देखें, जोगिंद्र नाथ मंडल। दरअसल इनको जो विभाग दिया गया था वो था विधि, मतलब लॉ मंत्रालय इनको दिया गया था। CH गामा, इनको
खान एवं ऊर्जा माइंस एंड एनर्जी मिनिस्टर बनाया गया था, तो ये भी आंसर नहीं है। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था, तो तीनों का बता दिया, बच गया आसफ अली जो कि इस सवाल का सही जवाब है। इनको ही रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था, आसफ अली को। नंबर 30, कौन सुमेलित नहीं है? यह भी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब कि लोकसभा के जो अधिकारी हैं वो आर्टिकल 93 में आते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी को देखिए, अनुच्छेद 165 सामने लिखा हुआ है महान्यायवादी। दरअसल अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता आते हैं। महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, तो यहां पर सुमेलित नहीं है बी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल और 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपको याद रख लेना चाहिए। नंबर 31, सातवाहन काल में निर्मित स्तूपों एवं मठों से क्या सिद्ध होता है? वे कला प्रेमी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, उनकी कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, उन्हें जैन धर्म से विशेष लगाव था। तो पहला तो ये कि स्तूप और मठ जो है, स्तूप खास करके, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जैन धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। कला के प्रेमी थे, ये जरूर प्रदर्शित करता है, लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे ये प्रदर्शित नहीं होता क्योंकि सातवाहन जो था वो ब्राह्मण वंश था, ठीक है, वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग थे। यहां जो आंसर सही है वो है सी, उनकी कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। 32, चूंकि इंडियन कल्चर भी आपके सिलेबस में है, सचिवालय वाले सिलेबस में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पाखुपीला एवं चेरोकान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? सबसे पहले तो आप सही उत्तर जान लें। इसका सही उत्तर है सी, मिजोरम। अब अगर हिमाचल के प्रमुख लोक नृत्य को हम लोग याद करना चाहें तो उसका जो लोक नृत्य महत्वपूर्ण है वो है नामगेन। नामगेन, छाम छाक, ये हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा तुसीमिग, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। पुद्दुचेरी में सभी पर्व त्योहार पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, उसका नाम है गाराडी। पुद्दुचेरी में गाराडी, सही उत्तर मिजोरम था। लक्षद्वीप का लोक नृत्य परिचा काली और लावा, ऐसे प्रश्नों को भी आपको देखना होगा, मतलब कि अलग अलग जो हमारे राज्य हैं वहां जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है उसकी भी एक सूची बना करके आपको याद कर लेनी चाहिए। 33, यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का प्रयोग नहीं करता है? सबसे पहले तो ये जान ले कि यूरोपीय संघ में कुल 27 राष्ट्र शामिल हैं जिनको कि यूरोजोन कहा जाता है। उस यूरोपीय संघ में से 20 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि एकीकृत मुद्रा यूरो का प्रयोग करते हैं और यूरो को 1 मार्च 2002 से अपनाया गया था। तो मुद्रा के संदर्भ में यह जानकारी है। 7 राष्ट्र इस संघ में ऐसे हैं जो कि अपना अलग मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन को देखिए, बेल्जियम, जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन। सही उत्तर है स्वीडन, क्योंकि स्वीडन जो है वो यूरो का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि स्वीडन में अपना स्वीडिश क्रोन चलता है। स्वीडिश क्रोन, वहां यूरो नहीं चलता है। इसके अलावा जो 6 और बच जाते हैं जहां की यूरो नहीं चलता है, उसका भी एक पूरा लिस्ट आप अपने साथ तैयार कर लें। यहां पर बुल्गारिया भी यूरोपीय संघ का सदस्य है, लेकिन वहां लेव चलती है मुद्रा, न कि यूरो, लेव। चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, वहां पर चेक कोरोना चलता है, कोरोना। उसके बाद डेनमार्क में भी यूरो नहीं चलता, वहां चलता है क्रोन, KRONE। पोलैंड में भी यूरो नहीं चल करके वहां पर जलॉटी, ये उनकी मुद्रा है जो अलग से चलती है। रोमानिया में लीव चलता है। और हंगरी, एक और जो छठा राष्ट्र है स्वीडन के अलावा, वो है हंगरी, और हंगरी में यूरो मुद्रा न चल करके फोरिंट चलता है। तो 6 यहां मैंने बताया, और स्वीडन आपके ऑप्शन में है जहां की यूरो मुद्रा न चल करके दूसरी मुद्रा प्रचलित है। नंबर 34, बैक्टीरियोफेज क्या है? सही उत्तर जानते हैं इसका, सी, बैक्टीरिया का परजीवी वायरस, ये बैक्टीरियोफेज
फेज होता है। नंबर 35, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका विचार है? यह विचार है हक्सले का। रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, इवानोवा, इसके विषय में आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। तो यहां सीधा आंसर हम बता रहे हैं हक्सले। कौन सा कथन सही है? 36, इसका भी सीधा उत्तर जानते हैं हम लोग। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। बाकी ऑप्शन सिर्फ आपको भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया है। तो इसका उत्तर है सी। नंबर 37, बीज बैंक, सीड बैंक की स्थापना एवं उसके अनुरक्षण किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? इसका भी सीधा आंसर जानते हैं। पंचवर्षीय योजना भी आपके सिलेबस में है, तो इसका आंसर है 9th 5 ईयर प्लान में बीज बैंक या सीड बैंक की स्थापना की गई। 38, भारत की पहली जनसंख्या नीति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी? तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पहली जनसंख्या नीति आई कब थी। तो पहली जनसंख्या नीति आई थी 1976 में। इस जनसंख्या नीति के अध्यक्ष थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें कि भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उस जनसंख्या नीति के आधार पर ही भारत में विवाह की आयु लड़कियों और लड़कों के लिए क्रमशः 18 और 21 वर्ष निर्धारित है। तो 76 में आया। 76 किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा होगा? तो यह हिस्सा होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। हालांकि आप ये भी जानते होंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना भारत में ऐसी योजना रही है जिसको कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, और उसके बाद अगला जो योजना बना वो था रोलिंग प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन मुख्य लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा अगर चौथी पंचवर्षीय योजना को देखिए तो चौथी पंचवर्षीय योजना के पीरियड में ही पहली बार 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना लाई गई थी। 6th 5 ईयर प्लान में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और नाबार्ड जैसी जो मुख्य संस्था है, जो कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसका स्थापना भी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो फोकस था, जो लक्ष्य था, जो प्राथमिकता थी, वो था खाद्य और उत्पादकता। तो 38 का आंसर बी है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 39, CACP फुल फॉर्म होता है इसका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। CACP के द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की जाती है, जिसमें कितनी दलहनी फसलों को शामिल किया जाता है? 7 अनाज शामिल किए जाते हैं और 7 तिलहन शामिल किए जाते हैं। तो 7 7 14। 4 व्यवसायिक फसल, तो 14 और 4 18, बच गया अब 5। तो सही उत्तर है सी, 5 दलहनी फसलों को शामिल किया जाता है। नंबर 40, भारत में भूमि विकास बैंकों की वार्षिक शुरुआत नहीं है बल्कि वास्तविक शुरुआत है। वास्तविक शुरुआत मद्रास से हुई तथा किस वर्ष केंद्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई? सीधा उत्तर जानते हैं इसका उत्तर है 1929, मतलब कि ऑप्शन ए। 41, किस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है? मोहिनीअट्टम, यक्षगान, चाक्यार कुंतु या फिर ओटन तुल्लल? सही उत्तर है इसका ओटन तुल्लल। ए, सी और डी ये तीनों केरल के लोक नृत्य या फिर अर्धशास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, जबकि यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। खैर, इसका सही उत्तर है डी। कल्चर में ऐसे चीजों को भी आपको देखना होगा। 42, 1951 में सोहराब मोदी ने भारत की पहली रंगीन फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था, ये भी कल्चर का हिस्सा है, ऐसे सवाल भी आपको फिल्म जगत से पूछे जाएंगे। ऑप्शन को देखिए, आन 1952 में आई थी, दिलीप कुमार की ये फिल्म थी, और ये पहला भारत का टेक्निकलर फिल्म था जो 1952 में आई। कागज के फूल ये ब्लैक एंड व्हाइट में बनने वाला फिल्म था, लेकिन इसका मुख्य बात यह है कि यह पहली सिनेमा स्कोप मूवी थी, हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में आई थी।
इस सवाल का सही उत्तर है झांसी की रानी। भारत का पहला कलर्ड फिल्म 1951 में सोहराब मोदी ने झांसी की रानी बनाई थी। जबकि ऑप्शन डी को देखिए, प्यार की प्यास, ये पहला कलर सिनेमा स्कोप फिल्म था। तो फिल्म से जुड़ा हुआ भी जो ट्रेडिशनल बातें हैं वो आपको याद रखना होगा, जैसे कि आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इसी श्रेणी में आएगा। 43, निम्न में से कौन से जलप्रपात का संबंध कर्नाटक से नहीं है? तो सही उत्तर है इसका वसुधारा प्रपात, क्योंकि वसुधारा प्रपात उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी पर। गोकाक प्रपात ये कर्नाटक में ही है, गोकाक नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और जोग प्रपात, जिसको कि गरसोप्पा भी कहा जाता है, ये सरवती नदी पर है। नंबर 44, सतलज एवं काली नदी किस हिमालय की क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा है? हिमालय का विभाजन है पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। इसको ऐसे याद कर ले, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता और तिस्ता ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज पंजाब, सतलज काली कुमायूं हिमालय, काली तिस्ता नेपाल हिमालय और तिस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। नंबर 45, भारत के किस राज्य में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से मुख्य रूप से होती है? सीधा इसका आंसर जानते हैं और इसका आंसर है तमिलनाडु। ये आपके लिए ज्योग्राफी से प्रश्न रखा गया है। 46, ये भी ज्योग्राफी से सवाल है। किस मिट्टी को सर्नोजम भी कहा जाता है? इसका भी सीधा उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। 47, LM सिंघवी पंचवर्षीय पंचायती राज से भी आपके लिए सवाल पूछे जाएंगे, उसी का एक पार्ट के तहत ये क्वेश्चन रखा गया है। LM सिंघवी समिति के अलावा और किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? सही उत्तर है इसका PK थुंगन समिति। ये समिति 1989 में गठित की गई थी। यहां राव समिति, जो ऑप्शन ए है उसको जान ले कि इन्होंने भी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका की सिफारिश की थी। तो खैर इसका सही उत्तर है PK थुंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पंचायती राज से है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर लोकतंत्र को मजबूत बनाना ही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका डी होगा। 49, मैटूर एवं पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल में जो जल विद्युत परियोजना है वो है इडुक्की, और इसके अलावा सवरीगिरी केरल में। महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत परियोजना, सही उत्तर है इसका तमिलनाडु। हिमाचल में अगर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो चमेरा जल विद्युत, पार्वती, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और अब ये 50वां और आखिरी क्वेश्चन जो इस वर्ष के बजट से है। 2023-24 के बजट में प्राथमिक घाटा, जिसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.3%, यही इसका सही उत्तर है। 2.8% जो था ये गत बजट से संबंधित है 22-23 का, जबकि 5.9 ये 2023-24 के राजकोषीय घाटा का अनुमान है, फिस्कल डेफिसिट, और 2.9 राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट के लिए अनुमानित है। तो ये 50 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस से, कैपिटल से, करेंसी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इंडियन कल्चर से, अलग अलग सेक्टर से आपके लिए कुछ साइंस से भी क्वेश्चन मैंने रखने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम और भी चीज़ें लेकर के आएंगे। झारखंड वगैरह से यहाँ क्वेश्चन नहीं डाला गया है, क्योंकि झारखंड पर हम अलग से ऑलरेडी वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराए हुए हैं, लेकिन और भी वीडियो आपके लिए आने वाले दिन में आएगा। तो चलिए देखते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को कामयाबी मिले। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।